नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया है और बजट पेश होते ही इसको हाथों हाथ लिया गया। जिस तरह से बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला, खासकर शेयर बाजार में जिस तरह से तेजी का रुख देखने को मिला, उससे लगता है कि इस बजट का स्वागत किया है व्यापार जगत ने, उद्योग जगत ने। और ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आया है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में आया है, जब भारत ने कोरोना से एक लड़ाई लड़ी है, पूरी दुनिया ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, भारत भी उससे खासा प्रभावित हुआ है। और कोरोना के बाद का यह पहला बजट है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र हमने किया था जब हम प्री बजट डिस्कशंस कर रहे थे। हमने इसका जिक्र किया था कि सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। बाजार को मोबाइल करने की चुनौतियां हैं, बाजार को चलायमान करने की चुनौतियां हैं, क्रय शक्ति बढ़ाने की चुनौतियां हैं और कोरोना से निपटने, वैक्सीनेशन की चुनौतियां हैं। साथ में जो अर्थव्यवस्था जो जर्जरा गई थी, अर्थव्यवस्था जिस तरह से कमजोर हुई थी कोविड काल में, उस कमजोर अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े करने की चुनौती है। और इन चुनौतियों पर कहीं ना कहीं पार पाती हुई दिख रही हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जिस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, जिस तरह के प्रस्ताव किए जा रहे हैं, उन पर हम लगातार विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यह बात तय है कि सरकार के इस बजट पर पूरी तरह से कोरोना की छाप दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। किसानों को लिए भी कहा गया है कि उनकी एमएसपी से उनकी जो वो है आय है, एमएसपी से 1.5 गुना तक की जाएगी। यानी निश्चित रूप से किसानों के बारे में सोचा जा रहा है। और अगले 6 महीने में जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में, उनके बारे में भी राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सोच रही है। और इसलिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल के लिए काफी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, रेलवे को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक आत्मनिर्भर भारत, जो हमेशा से एक जुमला रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत का, उस आत्मनिर्भर भारत के नारे को सार्थक और साकार करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है ये बजट। हालांकि बजट के असर क्या होंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में बात पता चलेगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान, 2 एक्सपर्ट्स इस वक्त मौजूद हैं। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएल चपलोत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आयकर के विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर, सोशल साइंस डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर रेखा आचार्य मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रेखा जी, एक अर्थशास्त्री के नाते सबसे पहले मैं आपसे इसका विश्लेषण करवाना चाहूंगा, इस बजट को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए प्रतीक जी, जैसे आपने कहा कि वाकई में ये कोरोना काल में एक चुनौती थी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, जिससे उबरना और जिसके लिए जो अलग अलग समाज के वर्ग हैं उन सभी को संतोषजनक रूप से अलग अलग उपायों के जरिए संतुष्ट करना इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जैसा कि आपने अभी बताया कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो न केवल हमारे देश के इंडस्ट्रीज को बल्कि लेबर क्लास को भी पहुंचा है। तो समाज के तकरीबन सभी वर्गों पे इसका जो असर पड़ा वो भी एक चुनौती थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने। पूरे बजट को हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि ये जो बजट है समाज के सभी वर्गों के लिए इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने देने की कोशिश की है। और एक प्रकार से जो सरकार से उम्मीद की गई थी कि सरकार अपने वित्तीय घाटे को बढ़ाए, तो सरकार ने वित्तीय घाटे को भी बहुत बढ़ाया है। इसमें 20-21 के लिए जो उन्होंने वित्तीय घाटे का अनुमान बढ़ाया है वो 6.8% का बढ़ाया है। और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करी है, रेलवे और जो रोडवेज है उनमें बहुत अधिक निवेश दिया है। और सबसे ज्यादा पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया गया है इस बजट में। पूंजीगत घाट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के इन्होंने 4.8%
जीडीपी का करने की कोशिश की बात है। कर रही थी, कहा जा रहा है कि 6.8% जीडीपी का घाटा इस बार इस बजट में होने जा रहा है। यानी ये बजट खर्चों की व्यवस्था कर रहा है, जैसे तैसे चाह रहा है कि परचेसिंग पावर लोगों की बढ़े, बाजार में पैसा है, लोगों के पास पैसा है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान किया जा सके। जी, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयोजन किए हैं कि किस तरह से ये 6.8% का जो बजटीय घाटा रहेगा, वो वास्तव में इन्होंने सरकार जो है वो अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मार्केट बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पूरा करने का इन्होंने अंदेशा जताया है। इस प्रकार मतलब कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से ये इकोनॉमी के अंदर में, अर्थव्यवस्था में पैसे को फ्लोट करे, ताकि और किसी भी प्रकार से जो निवेश के लिए जो पैसे की जरूरत है उसकी आपूर्ति पूरी तरह से की जा सके। चपलो साहब, आपसे मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा, और मध्यम वर्ग का व्यक्ति बहुत उम्मीद कर रहा था कि इस बार जो है आयकर की दरों में कुछ स्लैब में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ छूट बढ़ाई जाएगी। और मुझे कहने के लिए क्षमा करें कि एक बार फिर मिडिल क्लास निराश हुआ है इस बजट को देखकर। नहीं, आप भले ही ये कहें कि मिडिल क्लास निराश हुआ है, परंतु भारत के पूर्ण परिप्रेक्ष्य में, इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में, और जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के रिवाइज एस्टीमेट में जीडीपी का जो नुकसान है, 9% तक डेफिसिट हो रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये उम्मीद रखना कि आयकर में कोई विशेष छूट मिलेगी, नहीं। छूटें दी है, वो ये है कि आपका टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ा दी है, आपके डिविडेंड टैक्स की एबोलिशन के साथ डिविडेंड का एग्जम्पशन दे दिया। सीनियर सिटीजन्स जो उन्होंने बहुत सेवा की है उनको पेंशन टैक्स फ्री कर दी, और प्री फिल्ड सिस्टम दे दिए। एक आयकर दाता हमेशा डरा रहता है कब मेरा असेसमेंट रीओपन हो जाए, तो रीओपनिंग का पीरियड जो 6 साल था उसको घटा के 3 साल कर दिया, 10 साल के पीरियड को भी घटाया गया। उसी केस में आप जो है 10 साल तक रीओपन कर सकते हैं, जबकि एक किसी वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ज्यादा का कर वंचन मिल रहा हो। और अफोर्डेबल हाउसिंग और आम आदमी के लिए हाउसिंग के लिए 1 साल 1.5 लाख रुपए का एडिशनल ब्याज की छूट और बढ़ा दी गई है, ताकि अपने मकान की व्यवस्था कर सके। गरीब मजदूर और तबके के लोग बाग पीएफ ईएसआई से वंचित हो जाते थे, क्योंकि एम्प्लॉयर कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण पैसे टाइमली जमा नहीं कर पाते थे। तो ये कहा गया कि अगर आप ड्यू डेट में पीएफ ईएसआई जमा नहीं करेंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। इवन नॉन सेक्टर गरीब तबके के हर कर्मचारी को ईएसआई में कवर करना कंपलसरी कर लिया है। हर व्यक्ति, आपके पास अगर 2 आदमी व्यक्ति हैं या 4 आदमी भी काम कर रहे हैं तो आपको सबको ईएसआई देना होगा। ये सामान्य सेंटिमेंट, सामान्य व्यक्ति के सेंटिमेंट को बहुत बढ़ाता है। बाकी जो आयकर दाता अभी जो स्लैब में आ रहे हैं उनको कोई इतना विशेष फर्क नहीं है कि 50,000 की छूट 2.5 लाख से बढ़ा के 3 लाख कर दी जाए। गत साल वैसे ही वो 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 15 की स्लैब, अलग अलग स्लैब दे चुकी हैं। तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ, मेरे को कोई ऐसी ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि व्यक्तिगत कर में कोई ज्यादा सहायता मिलेगी। ये कहा जा रहा था कि जो 1.5 लाख की छूट है अभी तक, उसको बढ़ाकर सरकार 3 लाख की कर दे, क्योंकि आप एक और चाहते हैं कि परचेसिंग पावर बढ़े, लोगों के पास पैसा हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि लोगों की ये जो इनकम बढ़ाने का एक तरीका हो सकता था कि वो छूट थोड़ी सी दे दी जाए। सर, छूट देख के पैसा आदमी बचाए, उसके बजाय आदमी अगर खर्च करेगा तो व्यापार में मोबिलिटी, बिजनेस में मोबिलिटी बढ़ेगी। सेविंग अगर व्यक्ति कर रहा है तो बाजार में पैसा सर्कुलेशन में कम होता है, तो बाजार की ग्रोथ कम होती है। अगर सेविंग कम होते हुए व्यक्ति की खर्च करने की क्षमता बढ़े और खर्च करने को ज्यादा तैयार रहे तो वो ज्यादा पैसा, तो तभी तो ये छूट बढ़ानी थी, 1.5 से 3 कर देनी थी। आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा खर्च करता बाजार में। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसी छूट दी जाती है तो अक्सर जो उपभोक्ता है वो खर्च करने की बजाय सेविंग की तरफ मोटिवेट होता है, और जब वो सेविंग करने लग जाता है तो वापस से मार्केट से पैसा विड्रॉ होने लग जाता है। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पे सरकार ने ये कोशिश करी है कि सरकार
की क्षमता को बढ़ाना चाहती है, ताकि और उसी से कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी बढ़ेगा जब उपभोक्ता खर्च करने के लिए तैयार होगा। ये सारा एक विशेष सर्कल है कि यदि आपको उपभोक्ता मांग को बढ़ाना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विनिवेश को बढ़ाएं, और विनिवेश को बढ़ाएंगे, वो विनिवेश तभी बढ़ेगा जब उपभोक्ता अपने खर्च बढ़ाने के लिए तैयार होगा। लेकिन यदि आप छूट बढ़ा देते हैं, इनकम टैक्स की छूट बढ़ा देते हैं, तो उसको ये कोई निश्चित नहीं है कि वो 1.5 लाख जो बचेगा, 1.5 से जो 3 लाख बढ़ेगा, उसको वो हमेशा खर्च ही करे। वो उसको सेविंग में मोटिवेट कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि सेविंग हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट उतनी तेजी से हो पाए, क्योंकि फाइनेंशियल, उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उतना मतलब सशक्त होना जरूरी है। और यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उतनी तेजी से मोबिलाइज नहीं करता है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो हमारा पूंजी निर्माण जो है, जिसको हम कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, वो बाधित होता है। तो उससे पुनः इकोनॉमी में उतना ज्यादा उछाल नहीं आएगा। इसीलिए जी सर आप अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग क्लस्टर के लिए आयकर विभाग ने छूट दी हुई है। 1.5 लाख रुपया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एडिशनल इंटरेस्ट की छूट दी है। रेंटल हाउसिंग क्लस्टर्स के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है, 5 साल हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत खर्चा बढ़े तो बाजार में पैसा ज्यादा आए, तरलता रहे और आम व्यक्ति को कमाने का साधन मिलता रहे। इसके अलावा अगर टैक्स की हम बात करें, कस्टम पर ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, कहा जा रहा है कि विदेशी सामान को महंगा करना है। लेकिन इससे क्या आपको नहीं लगता कि चूंकि भारत की बहुत सारा ऐसे उद्योग धंधे हैं जो विदेशों से और खासकर चीन से जो सामान आता है उस पर निर्भर करते हैं, तो ये दवाइयां हमारी, बहुत सारी चीजें हमारी महंगी होंगी? आप जनरलाइज बात करेंगे तो सही है, कस्टम बढ़ने से हम चीजें महंगी करेंगे, पर कस्टम बढ़ने से एक व्यक्ति को यह भी सोचने को मिलेगा कि मैं आत्मनिर्भर भारत कैसे बनूं। किसी जमाने में हम मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर इंडिया में नहीं बनाते थे, आयात करते थे। इस महामारी ने, कमी ने हमको इस बात के लिए मजबूर कर लिया कि हम मास्क बनाने लग जाएं, सैनिटाइजर बनाने लग जाएं, अपने तरह के वेंटिलेटर तैयार कर सके, अपने तरह के आइसोलेशन वार्ड। हम जो वेंटिलेटर बना रहे हैं वो 8,000 में बनता है। हाँ, और जो वेंटिलेटर पहले आ रहा था वो 1.5 लाख रुपए का आ रहा था। अब हम 8 से 15,000 के बीच का वेंटिलेटर बना रहे हैं। इससे आप देखिए कि अगर वो ड्यूटी या महामारी नहीं होती और हमारे पर कंपल्शन नहीं होता, हमको अपना खुद का आत्मनिर्भर बनना है, तो हम शायद सोचते भी नहीं कि 8,000 से 15,000 का वेंटिलेटर बना पाए। एक मजबूरी, कस्टम ड्यूटी के साथ ये दोनों ही चीजें हैं, महंगी हो रही साहब। वो क्या है, अगर सस्ता और सुलभ है कस्टम ड्यूटी के कारण, तो मैं क्यों अपना प्रयत्न करूंगा? अगर थोड़ा सा कठिन हुआ तो मैं अपनी आपको डेवलप करने का प्रयत्न करूंगा, भाई मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूं। और एक बार फिर से हम गांधी की तरफ लौटते हुए, गांधी के भारत की तरफ लौटते हुए, जिन्होंने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की, विदेशी सामान को होली जलाई जाए, और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही है जिसको हम गांधी का मार्ग कहते हैं, कि देश स्वावलंबन की तरफ बढ़े और विदेशी सामान को महंगा किया जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए भी निर्मला सीतारमण ने अपना पिटारा खोल दिया है। उसमें केरल में इस बार 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे, कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा और 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पे खर्च किए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण के दिमाग में आने वाले 6 महीने में जो चुनाव होने जा रहे हैं राज्यों में, उसकी पिक्चर भी थी। रेखा जी। जी ये बहुत सही कहा आपने कि यदि हम देखें जिन राज्यों में निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे घोषणाएं की हैं, वो एक प्रकार से वो राज्य हैं जहां पे अभी चुनाव होने वाले हैं। तो इसे एक चुनावी बजट भी आप कह सकते हैं कि इन राज्यों में चुनाव देखते हुए, और दूसरी ओर इन्हीं राज्यों में यदि आप देखेंगे तो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो कैपेसिटीज है, क्षमताएं हैं, वो भी बहुत तेजी से दिखाई देती हैं। जैसे हम वेस्ट बंगाल को देखेंगे, यदि इन एरियाज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एरिया के जो पॉपुलेशन है वो एक प्रकार से इन्हीं राज्यों से जो लेबर क्लास है सबसे अधिक निकल कर आती है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और साथ में रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। 5 बड़े फिशिंग हब बनाने की बात भी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। फिशिंग हब भी बनेगा। तो एक प्रकार से चुनावी जो मुद्दा है वो भी हल हो जाएगा और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, जिससे जो सबसे बड़ी चिंता सरकार की है एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को बढ़ाने की, वो रोजगार भी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बढ़ पाएगा। डॉक्टर चपला साहब, आप कुछ बता रहे हैं। सर, आप सिर्फ इन 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। मेट्रो के प्रोजेक्ट्स भी दिए गए जी। मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स दिए गए बेंगलोर, नागपुर वगैरह जहां भी दिए गए, वहां तो चुनाव नहीं है। भारतमाला प्रोजेक्ट, फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स पहले लाए थे, वो चुनाव को ध्यान में नहीं रख के गए। आप इसको राजनीतिक नेता की तरह से देखें तो कि राजनीतिक बजट है। मैं मानता हूं कि कुछ चुनाव के कारण घोषणाएं हुई है, सरकार भी राजनीति चाहती है, चाहती है, तो सब चीजें राजनीति पे तय होती है, राजनीति पे तय होती है। पर सरकार ने पूरे समग्र भारत को देखते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी बसों के लिए, रोड ट्रांसफर, सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिए, सिटी बसों के लिए जो प्रोविजन किया है वो किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं किया है। प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। और तमिलनाडु में जहां चुनाव होने वाले हैं, मैं माफ करिए, मैं फिर भी उसको चुनाव से जोड़ूंगा, 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सर, जो दुखती रग होती है वहां तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना ध्यान देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु समग्र भारत को देखा जाए तो ऐसा बात नहीं कि उन्होंने उन 4 राज्यों पे ही ध्यान दिया है, ध्यान केंद्रित रखा और बाकी सबको छोड़ दिया है। क्या एमएसपी किसानों के लिए सिर्फ किसान आंदोलन के लिए या पूरे भारत के लिए कहा जा रहा है? पहले तो मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की आय उत्पादन से 2 गुनी कर देंगे। अभी उन्होंने कहा है कि 1.5 गुनी तो हम करेंगे, क्योंकि कोविड काल है, परेशानियां आई हैं, किसान आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि उत्पादन लागत की तुलना में आपको 1.5 गुनी एमएसपी दी जाए। मैं रेखा जी, चूंकि आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर भी हैं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये एक जुमला है या वास्तव में इसको अमल में लाया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये बात तो तय है कि सरकार चाहती है कि 2024 तक कृषि आय को दुगना किया जाए और इसके लिए जो प्रयास सरकार कर रही है एमएसपी के माध्यम से, है ना, और वो एक वाकई ठोस रणनीति के तहत कार्य कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार केवल एमएसपी पे ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि जो रूरल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाने पे जोर दे रही है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के पूरे मजदूर आ जाएंगे। और उनके लिए जो अभी उन्होंने एक नया पोर्टल शुरू करने की भी बात कही है। एक बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगा दिया गया है। मतलब डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए कृषि सेस लगाया गया है और सरकार ये कह रही है कि बड़े सेस का ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल के ऊपर कृषि सेस लगाया गया है। यानी पेट्रोल और डीजल से जो पैसा आएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर में खड़ा किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। हाँ, तो इसी मुद्दे से हम यदि देखें तो एक प्रकार से सरकार कृषि क्षेत्र में वाकई, चूंकि कोरोना काल में हमने देखा कि कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद करी। तो सरकार इस मामले में कृषि किसानों की आमदनी को वाकई दुगनी करना चाहती है 2024 तक, और उसके लिए वो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूती प्रदान करने जा रही है, उसके लिए जिस प्रकार से भी वो अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर रही है, वो एक जुमला नहीं, वाकई एक सही प्रयास दिखाई दे रहा है। चपलो साहब, मैं आपकी बात को पहले सुनूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी साथ साथ आपसे कर देता हूं कि रेखा जी जिस तरह से बता रही हैं और बजट भी जिस तरह से संकेत कर रहा है कि खर्चे की तो बात बहुत की जा रही है, ये खर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इस सब के लिए पैसा जुटाने के लिए सरकार के पास क्या दिमाग में एक्शन प्लान है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। साथ ही में आपके जो पॉइंट है जिसको आप रेस करना चाहते हैं वो भी मैं चाहूंगा कि आप उठाएं। मैं पहले अपना मुद्दा बताऊंगा। सरकार ने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी तय की।
सेस पे पेट्रोल और डीजल पे सेस लगाया। हमारी मंशा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उद्योग को, वाहन उद्योग को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करें। नेचुरली कुछ नए वाहन, नई चीजें आएगी तो आय बढ़ेगी। सरकार ने डायरेक्ट टैक्सेस को चेंज नहीं करते हुए वहीं रखा और कंप्लायंस में पारदर्शिता लाए, तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर दुगुने टैक्स पेयर आए। आप टैक्स पेयर पर भरोसा कर रही है सरकार कि वो ईमानदारी से अपना कर देंगे, जीएसटी की वसूली सही होगी, प्री ऑडिटेड बिल आएंगे तो कर चोरी कम होगी और वो उससे भी भरपाई कर पाएगी। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट्स का बहुत बड़ा प्लान हाथ में लिया है। एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए बहुत काम किया है इंश्योरेंस कंपनी में और दूसरीज में, और उनमें भी कंडीशन रखी है। आप ये नहीं समझे कि एफडीआई आने से पूरी इंडस्ट्रीज बिक जाएगी। रखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंडियन होने चाहिए, 25% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडियन होने चाहिए ताकि वो भारत की हित को देख सकें। एफडीआई 74% होने पर अगर एफडीआई के डायरेक्टर्स ज्यादा हो गए तो हित को कौन देखेगा? इन सब चीजों से, डिमोनेटाइजेशन से, बॉन्ड से और करदाता पे भरोसा करके सरकार ने इतने खर्चे का बजट बनाया है। और इसमें मैं एक जोड़ना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो हम उम्मीद कर रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र, इस पे भी सरकार ने जो बजट है वो बढ़ा के 2,23,000 करोड़ किया है, जो तकरीबन मेरे ख्याल से जो पहले 70,000 करोड़ था कोरोना के टाइम में, वो बढ़ा के तकरीबन 3 गुना उसमें इजाफा किया है। और इसके अंतर्गत न केवल इलाज के लिए बल्कि नए हॉस्पिटल्स खोलने के लिए, और अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी उसमें यह कहा था कि यदि आप एक हेल्थ वर्कर के ऊपर खर्चा करते हैं तो उससे तकरीबन आप 2.3 अतिरिक्त लेबर का या रोजगार का उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसके जो मल्टीप्लायर्ड इफेक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, तो स्वास्थ्य पे यदि आप 3 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जो अभी अनुमानित बजट है उससे 3 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एम्प्लॉयमेंट के जो रोजगार के जो अवसर जनरेट होंगे वो कई गुना हो जाएंगे। तो मैं बता दूं कि पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि शेष लगाया गया है, डीजल पर 4 रुपए का कृषि शेष लगाया है। ये बजट की एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर कि कृषि शेष लगाया गया है। पेट्रोल डीजल और महंगे होंगे और उनका पैसे का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाएगा। बात करें अगर हम कृषि की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो मोदी सरकार किसानों को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 जल्दी नष्ट होने वाली सब्जियां शामिल होंगी। ई नाम के तहत 1000 और मंडियां जुड़ेंगी, ई मंडियां 1000 और खुलेंगी। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड एपीएमसी के लिए उपलब्ध होगा। रूरल इंफ्रा फंड में 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनेंगे। लगातार बढ़ रही एमएसपी के तहत खरीद की जाएगी और उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जुड़ेंगे। इस तरह से किसानों के लिए, गांवों के लिए काम करने का दावा इस सरकार ने किया है, इस बजट में प्रावधान किया है और करना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से 2 महीने से किसान धरना दे रहे हैं, बॉर्डर को सील कर रहे हैं, उसके बाद ये बहुत लाजमी था कि निर्मला सीतारमण किसानों के लिए एक बार फिर से अपना पिटारा खोलती है। हालांकि पहले भी एक बार खेती किसानी गरीब और गांव का बजट आ चुका है, लेकिन इस बार भी गरीब और गांव की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है। चपलो साहब, क्या गरीब और गांव पर ध्यान देने के चक्कर में हम फिर से जो अपना व्यय बढ़ा रहे हैं, अपना घाटा बढ़ा रहे हैं? वो तो हम बात करते हैं कि हमारी जीडीपी 21-22 में 11% हो जाएगी, और दूसरी तरफ हम जिस तरह से हमारा वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, क्या हम उस जीडीपी तक पहुंच पाएंगे जिसका हम दावा कर रहे हैं? सर, राजकोषीय घाटा तो सिर्फ बढ़ने से जीडीपी बढ़ने में मदद मिलती है। मेरा दूसरा अलग से सोचना है कि जब तक सरकार खर्च नहीं करेगी, आम आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन क्या करेगा। और गांव और किसानों की तरफ ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वही मूल चीज आपका खाद्यान्न चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए कि हम जिंदा हैं, जिसके कारण हम जिंदा रह पाते हैं। अगर आज किसान की खेती और आदमी की जमीन की कीमत नहीं है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं पूरे,
तो वो शहर की तरफ भागेगा, शहर में मजदूरी का लोड बढ़ेगा, उसको खाने के लिए अन्नदाता कहां रहेंगे? कृषि पर तो खर्च करना सरकार की या किसी भी सरकार की एक मजबूरी है। कृषि को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि शहरों पे जो आजकल हम बोझ देख रहे हैं वो कम हो। अगर गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो हम शहरों की हालत क्या होगी? मैं इस बजट में कतई कोई कमी नहीं निकालता कि कृषि की तरफ इतनी क्यों जा रही है सरकार। और सामान्य आदमी जो सोचता है कि हमको आयकर में रिलीफ नहीं दी गई है, आयकर आम आदमी सिर्फ करदाता को नहीं देखा जाए, टॉप टू बॉटम 130 करोड़ की जनसंख्या को देखा जाए और उसके आमदनी को देखा जाए, तो ये आयकर की भी एक घरेलू खर्च करने की सीमाओं के बाद ही आय ले, जो ग्रेजिंग प्रिंसिपल कहलाता है, या जो निर्मला सीतारमण ने श्लोक पढ़ा कर राजा को ऐसे लोगों से कर लेना चाहिए जो दे सके और ऐसे लोगों के हित में लगाना चाहिए जो कि आवश्यकता है। और अर्थशास्त्र की एक परिभाषा की मुर्गी के पंख तब तक ही नोचना चाहिए जब तक कि वो चीखे चिल्लाए ना। नहीं, टैक्स संग्रहण के बारे में यही कहा गया। रेखा जी, ये जो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, डिजिटल जनगणना की जाएगी, डिजिटल इंडिया के लिए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये डिजिटल इंडिया की परिकल्पना पहले एक स्वर्णिम भारत की परिकल्पना की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, फिर एक आत्मनिर्भर भारत की हमने परिकल्पना की, और एक नई परिकल्पना हमारे सामने आती है डिजिटल इंडिया। ये क्या है? देखिए, पिछले साल यदि आपको याद हो, जब निर्मला सीतारमण जी ने अपना 19-20 का जब बजट दिया था, उसमें दो मुख्य बातें निकलकर सामने आई थी। एक तो आत्मनिर्भर, ये डिजिटल इंडिया को प्रमुखता से उन्होंने बढ़ाया था, और इसमें इस डिजिटल इंडिया में 3 चीजें महत्वपूर्ण बताई थी, जिसमें डिजिटल सर्विसेज को बढ़ाना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना और डिजिटल जो कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ाने की बात कही थी। और उसी को देखते हुए अब पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको उन्होंने डिजिटलाइजेशन पे शिफ्ट करने का इसलिए चला ताकि पेपरलेस इकोनॉमी रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पेपर बनाने के लिए जो जंगल है हमारा, जो नेचुरल रिसोर्स का फॉरेस्ट है, वो काफी यूज होता है। तो पूरा ये पेपरलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा जरूरी है कि हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करें। और अभी भी इस बजट में भी सरकार ने, और ये पिछले बजट में हमने ऑलरेडी बता दिया गया था, इस बजट में सरकार ने उसको केवल आगे बढ़ाया है, ये कह के कि अब सारा का सारा जितना, जैसे ई नैम की जो मंडियां आएंगी वो भी डिजिटलाइजेशन पे जाएंगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिया जाएगा, और सारी चीजें जो है एक प्रकार से डिजिटल फॉर्म में होंगी। सर, जैसे ऐड करना चाहूंगा डिजिटल के बारे में। गत साल 44 AD AE इनकम टैक्स के एक्ट, जिसमें डीम्ड इनकम मानी जाती है कि आपकी ट्रेडिंग का 8% हम डीम्ड इनकम मान लेंगे, उसमें एक कंडीशन रखी कि अगर आपका 90% ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो हम 6% ही आपकी इनकम नेट मानेंगे। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का कारण, उसके पीछे एक कारण यह है कि हर ट्रांजैक्शन टैक्स के दायरे से होके जाए। आज अगर एक पेमेंट में कैश करके आता हूं, इस बात की संभावना है कि कागज पे करके दायरे में आए या ना आए। डिजिटल ट्रांजैक्शन आप इस कोरोना काल में भी देखें, एक छोटा थैले वाला भी सेव के केले के पैसे डिजिटल से लेना तैयार हो गया। उसका भीम ऐप ने बहुत लोगों के बीच में बड़े पैमाने में एक्सेप्ट हो गया। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा होगा, कर संग्रहण में पारदर्शिता आएगी और वो ज्यादा होगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन से इनकम टैक्स में तो और जीएसटी में, इनमें तो फेसलेस असेसमेंट की वो बात करेगा। आप डिजिटली बात करो, आप राइटिंग में पर्सनली आने की जरूरत नहीं, आप अपना समय खराब मत करो, मैं अपना समय खराब नहीं करता हूं। आपका रिटर्न सबमिशन हमारे पास डिजिटल सबमिशन आ गया, हम उस पर असेसमेंट कर देंगे गुण दोष देख के। तो जहां व्यक्तिगत इंटरफेस कम होता है वहां चोरी की या दूसरी चीज की संभावना कम होती है, पारदर्शिता ज्यादा आती है। तो डिजिटल इंटरफेस से पारदर्शिता की तरफ भी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, और डिजिटल इंटरफेस को बढ़ाना ही भारतीय व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा।
वो दिन दूर नहीं जाए कि मैं ये सोचूं रेखा हर जी, व्यक्ति कार्ड से काम करे। दूसरे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम दूसरे नए विशेषज्ञों के साथ बैठेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अब तक जितना बजट आपके सामने आया और जो आपने देखा है, इस बजट को आप किस तरह से एक अर्थशास्त्री के नजरिए पे ना देखें, एक महिला के नजरिए से इस तरह से इस बजट को आप कैसे देखती हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संतुलित बजट है। पहले भी मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मतलब डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से या इनकम टैक्स में रिबेट मिलने के माध्यम से इसमें कोई महिलाओं को जो घरेलू बजट बनाने के लिए जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं या इस तरह का कुछ मिलेगा। लेकिन एक जो राहत भरी बात है कि अब जो हमारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत जो 1.5 लाख की अतिरिक्त ब्याज की स्कीम है, उससे जरूर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ईएमआई कम हो जाएगी। महिलाओं के अपने खुद के घर का सपना साकार होगा, खुद के घर का सपना साकार होगा। और चूंकि मतलब जो ईएमआई है वो और कम हो जाएगी अब, तो जो ईएमआई के थ्रू जो बचत होगी हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग से, उससे भी खर्चे के लिए अतिरिक्त आमदनी हमारे सामने हो जाएगी। और हाँ, ये जरूर है जो जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका जरूर प्रोडक्ट के कॉस्ट पे या प्राइसेस पे अफेक्ट पड़ेगा। उसको सरकार को नियंत्रण में लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे महंगाई में जो वृद्धि होगी वो हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल दोनों के ही जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और उसके ऊपर जैसे सरकार ने कृषि सेस और लगा दिया है, उससे जो कीमतें बढ़ेंगी या इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी होगी, उससे निश्चित तौर पे कुछ असर तो हमारे घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। और एक महिला होने के नाते मुझे अब मेरे बजट को और थोड़ा सा रिकरेक्ट करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रेखा आचार्य, बहुत धन्यवाद एसएल सप्लो साहब आपका, दर्शकों को बहुत नई जानकारी देने के लिए। अभी हम एक छोटा सा विराम लेंगे, विराम के बाद तुरंत हाजिर होंगे बजट की नई खबरों के साथ, नए मेहमानों के साथ, और आपको बजट की उन तमाम बातों को बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। देखते रहिए डीजीएनए न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। अनसुलझी कहानियों का अनसुलझा सच, रहस्य में जानेंगे शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा रहस्यमयी जगहों के बारे में। रहस्य हर शनिवार दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे और रात 11 बजे, सिर्फ डीजीएनए न्यूज पर। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं या पतले हो रहे हैं? क्या आपके बालों के बीच गैप पड़ रही है? सो डोंट वरी, कंसल्ट करें आज ही डॉक्टर मीत से, दुनिया के सबसे बेहतरीन डीएचटी इनहिबिटर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर मीत क्लिनिक, सेंट्रल इंडिया लीडिंग ट्राइकोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक। कॉल 9938 7118। नेशनल सिल्क एक्सपो 2021 प्रेजेंट्स डायरेक्ट वीवर सेल आपके शहर में सिर्फ 6 दिन और 28 जनवरी से 2 फरवरी तक। देश के कोने कोने से चुनकर लाएं सिल्क साड़ीज और सिल्क के प्रोडक्ट्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। कांजीवरम सिल्क साड़ी, पटोला सिल्क साड़ी, बनारस सिल्क साड़ी, चिकन वर्क कुर्ती, चंदेरी सिल्क साड़ी, तस्सर सिल्क साड़ी, पैठनी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, भागलपुर सिल्क साड़ी एंड पश्मीना शॉल्स का यूनिक कलेक्शंस। एक बार अवश्य आएं नेशनल सिल्क एक्सपो, बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, रेस कोर्स रोड, इंदौर। कहानी उनकी जो रखते हैं अपनी सेहत का ख्याल, फिटनेस के फंडे से करते हैं खुद को सुपरचार्ज। क्या है सुपरचार्जर बनने का फंडा? डीजीएनए सुपरचार्जर हर बुधवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और रात 10 बजे, सिर्फ डीजीएनए न्यूज पर। बातें उनकी जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। कहानी उनकी जिनके त्याग और समर्पण ने पेश किए कई उदाहरण। देखिए डीजीएनए न्यूज का खास कार्यक्रम शख्सियत हर सोमवार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ डीजीएनए न्यूज पर।
अनसुलझी कहानियों का अनसुलझा सच। रहस्य में जानेंगे शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा रहस्यमयी जगहों के बारे में। रहस्य हर शनिवार दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे और रात 11 बजे सिर्फ डीजीआर न्यूज पर। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं या पतले हो रहे हैं? क्या आपके बालों के बीच गैप पड़ रही है? सो डोंट वरी, कंसल्ट करें आज ही डॉक्टर मीत से, दुनिया के सबसे बेहतरीन DHT इनहिबिटर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर मीत क्लिनिक, सेंट्रल इंडिया लीडिंग ट्राइकोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक। कॉल 9998711118। नेशनल सिल्क एक्सपो 2021 प्रेजेंट्स डायरेक्ट वीवर सेल आपके शहर में सिर्फ 6 दिन और 28 जनवरी से 2 फरवरी तक। देश के कोने कोने से चुनकर लाएं सिल्क साड़ीज और सिल्क के प्रोडक्ट्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। कांजीवरम सिल्क साड़ी, पटोला सिल्क साड़ी, बनारस सिल्क साड़ी, चिकन वर्क कुर्ती, चंदेरी सिल्क साड़ी, तस्सर सिल्क साड़ी, पैठनी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, भागलपुर सिल्क साड़ी एंड पश्मीना शॉल्स का यूनिक कलेक्शंस। एक बार अवश्य आएं नेशनल सिल्क एक्सपो, बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, रेस कोर्स रोड, इंदौर। कहानी उनकी जो रखते हैं अपनी सेहत का ख्याल, फिटनेस के फंडे से करते हैं खुद को सुपरचार्ज। क्या है सुपरचार्जर बनने का फंडा? डीजियाना सुपरचार्जर हर बुधवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और रात 10 बजे सिर्फ डीजियाना न्यूज पर। बातें उनकी जिन्होंने देश का मान बढ़ाया। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। कहानी उनकी जिनके त्याग और समर्पण ने पेश किए कई उदाहरण। देखिए डीजियाना न्यूज का खास कार्यक्रम शख्सियत हर सोमवार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीजियाना न्यूज पर। बातें उनकी जिन्होंने देश का मान बढ़ाया। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। कहानी उनकी जिनके त्याग और समर्पण ने पेश किए कई उदाहरण। देखिए डीजियाना न्यूज का खास कार्यक्रम शख्सियत हर सोमवार सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीजियाना न्यूज पर। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं या पतले हो रहे हैं? क्या आपके बालों के बीच गैप पड़ रही है? सो डोंट वरी, कंसल्ट करें आज ही डॉक्टर मीत से, दुनिया के सबसे बेहतरीन DHT इनहिबिटर ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर मीत क्लिनिक, सेंट्रल इंडिया लीडिंग ट्राइकोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक। कॉल 9998711118।